नमस्कार। आज के इस वीडियो में तबलीगी जमात के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त परिचय लेंगे और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चर्चा में क्यों बना हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दरअसल तबलीगी जमात की स्थापना 1926 में हुई थी। इसके फाउंडर यानी कि संस्थापक मौलाना मोहम्मद इलियास थे। 1926 का इतिहास समझना ज़रूरी है। दरअसल 1920 के बाद कांग्रेस के अंदर में विचारधाराओं की लड़ाई शुरू हो गई थी। एक विचारधारा थी कि हमें स्वराजवादी की ओर बढ़ना चाहिए, दूसरी थी हमें अपरिवर्तनवादी यानी नो चेंजर के रूप में ही रहना चाहिए। तो इस प्रकार से कांग्रेस के भीतर में एक राजनीतिक उठापटक भी चल रहा था। 1920 के बाद ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो 1924 तक आते आते इसकी प्रासंगिकता लगभग समाप्त हो चुकी थी। जब खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 के बाद, तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको बहुत ही अच्छा अवसर माना हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत प्रमोट किया, बढ़ चढ़ करके दोनों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया और दोनों में बहुत ही सौहार्द और सद्भावना का उस समय संचार हो रहा था। लेकिन 1924 के बाद खिलाफत आंदोलन की प्रासंगिकता लगभग समाप्त हो गई और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के कटु शत्रु के रूप में उभर गए। वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और 1924 के बाद ही स्वराज पार्टी का गठन भी हो गया, तो कांग्रेस और कमज़ोर पड़ने लगी। इसी बीच बहुत सारे धार्मिक संस्थाओं का उदय हुआ। उसमें से एक दुनिया की सबसे बड़ी संस्था मेरे ख्याल से है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS। उसकी भी स्थापना 1925 में हुई थी। हेडगेवार ने उसकी स्थापना की थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्रभावक समूह के रूप में काम करती है, प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करती है। और 1926 में मौलाना मोहम्मद इलियास ने तबलीगी जमात की स्थापना कर दी। दिल्ली से सटे मेवात एक स्थान है, वहाँ पर। उसके कुछ समय बाद उन्होंने मेवात से तबलीगी जमात को स्थानांतरित करके दिल्ली के बिल्कुल मध्य में निज़ामुद्दीन में इसको स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद वहाँ से अपने कार्यों का संचालन करना शुरू कर दिया। मौलाना मोहम्मद इलियास चाहते थे कि जो मुसलमानों में अशिक्षा है उसको दूर किया जाए, उनमें जागरूकता का संचार किया जाए, उनको बताया जाए कि मुसलमान क्या है, मुसलमान का उद्देश्य क्या है। इसकी ये सब चीज़ लेकर के उन्होंने एक आंदोलन छेड़नी चाहिए, मुसलमानों में जन जागरूकता टाइप का जन आंदोलन छेड़ना चाहा और इसकी स्थापना की। और 1926 के बाद से सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया। इसके 6 उद्देश्य हैं। जो तबलीगी जमात है, इसके 6 उद्देश्य हैं, 6 उसूल बोलते हैं, 6 रूल्स ऑफ मुस्लिम्स, जिसमें से है जैसे नमाज अदा करना, इल्म मतलब जागरूकता। द मुस्लिम शुड बी नॉलेजेबल, उनको जानकारी होनी चाहिए सब चीज़ की। तो एक इल्म, नमाज, इकराम मुस्लिम, इखलास नीयत, दावतो तबलीग और एक है कलमा। तो ये 6 उसूल हैं। इसके बारे में सभी मुस्लिमों को जानकारी होनी चाहिए। इसके उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी और ये भी दुनिया की बहुत बड़ी धार्मिक संस्थान में से एक है। लगभग 150 से ऊपर देशों का इसमें प्रतिनिधित्व है। 15 करोड़ से ज़्यादा अनुयायी इसके हैं और सबसे ज़्यादा इसका संकेंद्रण दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में देखा जा सकता है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका है। इसका एक तो उद्देश्य 6 उसूल जो बताया, कलिमा, नमाज, इल्म, इकराम मुस्लिम, इखलास नीयत, दावतो तबलीग, ये 6 उसूल
को सभी मुसलमानों तक संचारित करना, ये तो उद्देश्य है ही। इसके साथ में ये कि जो आध्यात्मिक इस्लाम है, स्पिरिचुअल इस्लाम, उसके बारे में मुसलमानों में जागरूकता रहे, जानकारी रहे। और बहुत सारे देशों में, बहुत सारे क्या मतलब कुछ देशों में इसको प्रतिबंधित भी किया गया है, क्योंकि ये अपने नेचर में रूढ़िवादी प्रकृति की भी है। इसलिए इसे मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं जैसे उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान में इसको प्रतिबंधित भी किया गया है। वहाँ पर इसका संचालन नहीं होता है। और वर्तमान में देखें तो ये चर्चा में खूब बना हुआ है अपने गलत रवैये के कारण या अनुशासनहीनता के कारण। दरअसल कोविड-19 की वजह से देश में लॉकडाउन किया गया था। सरकार ने आग्रह किया था कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखेंगे, और 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में इन्होंने अपने जो मीटिंग्स हैं उसको ऑर्गेनाइज़ किया दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ में। और 13 मार्च को ही दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का नोटिस आया था कि 200 से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसके बावजूद करीब 1 से 15 मार्च के बीच में 2000 लोग वहाँ पर थे, और करीब करीब 8000 से ऊपर लोग वहाँ पर आए और गए, जिसमें से मलेशिया से भी थे और अन्य देशों से भी लोग आए थे। वो यहाँ से भागने का प्रयास भी कर रहे थे। तो इस प्रकार से उन्होंने दिल्ली सरकार की नोटिस का उल्लंघन किया, भारत सरकार की जो आग्रह था सोशल डिस्टेंसिंग उसका भी उल्लंघन किया। इसलिए ये बहुत बड़ी अनुशासनहीनता के कारण चर्चा में रही है। जब इसकी मीटिंग हो रही थी तो उसके बीच में कुछ लोग इसमें कोरोना से भी संक्रमित पाए गए थे। हालांकि उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी या थी, इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि उनकी नीयत क्या थी, अच्छी थी या बुरी। फिर वो अपने अपने स्टेट में गए, दिल्ली निज़ामुद्दीन मरकज़ से मीटिंग किए, फिर अपने अपने स्टेट में गए। तो सबसे पहला केस तेलंगाना में 18 मार्च को मिला, एक केस मिला, और वो पता लगा कि वो तबलीगी जमात से आए हुए थे। फिर धीरे 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 न्यूज़ और आती गई, यूपी में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, सभी जगह से धीरे धीरे केसेस आने लगे कि जो तबलीगी जमात से लोग आए थे उनके कारण कोविड-19 का प्रसार जो है बढ़ता जा रहा है। और 18 अप्रैल तक की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का अगर रिपोर्ट देखें तो उनका मानना है कि 18 अप्रैल तक लगभग 30% मामले जो बढ़े हैं वो तबलीगी जमात के कारण बढ़े हुए हैं। और 6 अप्रैल 2020 तक जो कोविड-19 के केसेस 8 दिन में दोगुना हुआ करते थे, यानी डबलिंग जो लगभग 8 दिन में हुआ करती थी, वो घट करके 4 दिन में ही केसेस दोगुना होने लगे। यानी कि ये बहुत तेज़ी से कोविड-19 स्प्रेडर के रूप में काम किए, बहुत तेज़ी से फैला, और देश भर में इसके मामले अचानक से, इसका जो ग्राफ है वो बढ़ गया। ये तो बहुत बड़ी इनकी लापरवाही थी ही। अब जब धीरे धीरे जब इनके बारे में जानकारी लोगों ने जुटाना शुरू किया, सरकार ने जुटाना शुरू किया, इनको ट्रैक करना शुरू किया, इनको अस्पतालों तक लेकर आए, फिर वहाँ पर भी नर्सेस के साथ, डॉक्टर के साथ इन्होंने बदतमीज़ी की। ये सारी इनकी निकृष्टता को दर्शाता है। इसी बीच सोशल मीडिया में भी इनके बारे में बहुत सारी बातें हुई, मीडिया में भी बहुत सारी बातें हुई, प्रिंट मीडिया में भी। लेकिन एक बात जो अच्छी नहीं मानी जा सकती है वो ये कि सोशल मीडिया पे
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास करते हैं। बहुत लोगों ने इसको जिहादी कोरोना का नाम दिया, या कोरोना आतंकवादी का नाम दिया, बहुत तरीके से संबोधित किया। हम लोग को ये समझना चाहिए कि किसी भी घटना को इस तरीके से सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनकी गलती थी, चाहे मुस्लिम हों चाहे हिंदू हों, सभी लोग इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनकी गलती थी। उन्होंने लॉकडाउन के प्रोटोकॉल को तोड़ा, और इस तरीके से जब देश की स्थिति इतनी ख़राब थी तो उसको और ख़राब करके, सरकार का साथ ना दे करके उन्होंने और बड़ा अपराध किया, लोगों के जीवन को संकट में डाला। तो ये तो उनकी गलती थी ही। लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया पे बहुत सारे फेक न्यूज़ या मुसलमानों को इस प्रकार से गाली देना, उनको अपमानित करना, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत लोगों की उसमें गलती थी, जो तबलीगी जमाती थे उनकी गलती थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस आधार पे हम पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते। हम किसी के इष्ट को, जिसकी वो इबादत करते हैं, जिसकी वो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, हम उनको गाली नहीं दे सकते। उन्होंने गलती की थी तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 और जो आईपीसी की धाराएं हैं 168, 169, 170 इत्यादि के तहत उनको सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए। इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे लोगों को रासुका के तहत अंदर किया भी, और अन्य सरकारें भी इसमें सख्त निर्णय ले रही हैं, सख्त कठोर कदम उठा रही हैं। उनको लेना ही चाहिए। जिन्होंने दूसरों के जीवन को खतरे में डाला है उनको भी बिल्कुल दंड का प्रावधान उनके लिए होना ही चाहिए, और सरकार कर भी रही है। लेकिन हमें एक नागरिक के तौर पे भी इस बात को समझना चाहिए कि इस प्रकार से हम पूरी कम्युनिटी को बदनाम न करें, और सोशल मीडिया पर इस प्रकार के हेट न्यूज़ जो हैं उसको प्रसारित ना करें। मेरा इसके उपाय के रूप में मैं एक दो चीज़ सुझाना चाहूँगा। एक तो अगर आप डिबेट देखिए, टीवी डिबेट, तो उसमें जो एंकर होते हैं, मीडिया के एंकर, वो किसी भी मामले को इतनी उग्रता से दिखाते हैं कि आम नागरिक अगर उसे देखेगा तो वो उसके अंदर गर्मी आ जाएगी, उग्रता आ जाएगी। हम हिंदू, हम मुस्लिम टाइप की उसमें ये बात आ जाती है। तो जो टीवी एंकर हैं, जो मीडिया के कर्मी हैं, इस प्रकार से जो उग्रता दिखाते हैं वो मेरे ख्याल से कम होना चाहिए, और जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, उस पर बिल्कुल ईमानदारी से, स्पष्टता से अपनी बात को रखना चाहिए। और दूसरी, सरकार ने जागरूकता अभियान तो चलाया ही है, बहुत तेज़ी से सभी लोगों के पास जा रहा है। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं या अन्य कम्युनिटी के हैं, उनके जो श्रेष्ठ लोग हैं जैसे मौलाना हैं, तो इन लोगों को भी चाहिए कि वो अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें, उनको समझाएं, उनके अंदर जागरूकता फैलाएं। जो तबलीगी जमात के 6 उसूल हैं, 6 रूल्स हैं, उसमें एक रूल है इल्म। इल्म मतलब होता है जागरूकता, यानी मुस्लिम शुड बी नॉलेजेबल। तो उनको नॉलेज वाली बात बताएं, उनको अफवाह में ना रखें, उनको मतलब इह लोग, परलोक, वहाँ लोग, इस टाइप की चीज़ों से थोड़ा दूर रखें और उनको यथार्थवाद से ज़्यादा परिचित कराएं, तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। और पुलिस के भी इस समय रवैये जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लोग गलती कर रहे हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से उनको पीटा जा रहा है, घायल किया जा रहा है, वो इस प्रकार के अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये मेरी तरफ से छोटे से सुझाव थे। और तबलीगी जमात के बारे में मेरी क्या राय है वो ये थी। तबलीगी जमात के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, इससे भी मुझे अवगत कराएं। और इन लोगों को सज़ा तो होनी चाहिए, क्या इन लोगों को किस प्रकार की सज़ा होनी चाहिए, क्या क्या दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, किस प्रकार से जागरूकता और फैलाना चाहिए, इसके बारे में मुझे आपसे और ज़्यादा जानकारी की अपेक्षा है।
मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे इससे अवगत कराएंगे और सारी जानकारियों से मुझे रूबरू कराएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने देश का ध्यान रखें। जय हिंद।